पार्ट 3। वे खुशी के दिन मुझे लगभग एक सपने जैसे लग रहे थे, लेकिन वे सिर्फ सपने ही थे। 2 साल बाद मेरी मां की मृत्यु ने मेरी सारी बेहतरीन योजनाओं पर एक क्रूर अंत कर दिया। उन्हें एक लंबी और दर्दनाक बीमारी थी, जिससे शुरू से ही ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। यह अपेक्षित था, लेकिन उनकी मृत्यु मेरे लिए एक भयानक आघात थी। मैं अपने पिता का सम्मान करता था, लेकिन मैं अपनी मां से प्यार करता था। गरीबी और कठोर वास्तविकता ने मुझे तुरंत निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया। मेरी मां की गंभीर बीमारी ने परिवार के अल्प संसाधनों को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया था। एक अनाथ के रूप में मुझे जो वजीफा मिलता था, वह जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। किसी तरह मुझे अपनी रोटी खुद कमानी पड़ी। अपने कपड़े और लिनन एक हैंडबैग में पैक करके और दिल में एक अदम्य दृढ़ संकल्प के साथ मैं वियना के लिए निकल पड़ा। मैं भाग्य को परखने में विश्वास करता था, जैसा कि मेरे पिता ने 50 साल पहले किया था। मैं कुछ बनने के लिए दृढ़ था, लेकिन निश्चित रूप से एक सिविल सेवक बनने के लिए नहीं। नोट 1। मीन काम्प के बाद के भागों में दिए गए संकेतों और इसी तरह के संदर्भों को समझने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 1792 से 1814 तक फ्रांसीसी क्रांतिकारी सेनाओं ने जर्मनी पर कब्जा किया। 1800 में बवेरिया ने होहेनलिंडन में ऑस्ट्रियाई हार में भाग लिया और फ्रांसीसियों ने म्यूनिख पर कब्जा कर लिया। 1805 में बवेरिया के निर्वाचक को नेपोलियन ने बवेरिया का राजा नियुक्त किया और उसे 30,000 सैनिकों के साथ नेपोलियन के सभी युद्धों में उसका समर्थन करने के लिए बाध्य किया गया। इस प्रकार बवेरिया पूरी तरह से फ्रांसीसियों का जागीरदार बन गया। ये जर्मनी के सबसे गहरे अपमान का समय था, जिसका हिटलर ने बार बार जिक्र किया। 1806 में दक्षिणी जर्मनी में जर्मनी का सबसे गहरा अपमान शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित हुई। इस पुस्तिका के प्रसार में मदद करने वालों में न्यूरनबर्ग के पुस्तक विक्रेता जोहान्स फिलिप बॉम भी शामिल थे। एक बवेरियाई पुलिस एजेंट ने एक फ्रांसीसी के सामने उनकी निंदा की। मुकदमे के दौरान उन्होंने लेखक का नाम बताने से इनकार कर दिया। नेपोलियन के आदेश पर 26 अगस्त 1806 को ब्राउनओएनन में उन्हें गोली मार दी गई। फांसी स्थल पर स्थापित उनका स्मारक युवावस्था में हिटलर को आकर्षित करने वाली पहली सार्वजनिक वस्तुओं में से एक था। लियो श्लागेटर का मामला कई मायनों में जोहान्स बॉम के मामले से मिलता जुलता है। श्लागेटर एक जर्मन धर्मशास्त्री छात्र थे, जिन्होंने 1914 में स्वेच्छा से सेवा के लिए आवेदन किया था। वे एक तोपखाने अधिकारी बने और आयरन क्रॉस की 2 कक्षाएं जीतीं। 1923 में जब फ्रांसीसियों ने रूहर पर कब्जा कर लिया, तो श्लागेटर ने जर्मन पक्ष में निष्क्रिय प्रतिरोध को संगठित करने में मदद की। उन्होंने और उनके साथियों ने फ्रांस में कोयले के परिवहन को और अधिक कठिन बनाने के उद्देश्य से एक रेलवे पुल को उड़ा दिया। एक जर्मन मुखबिर ने मामले में शामिल लोगों की सूचना फ्रांसीसियों को दे दी। श्लागेटर ने पूरी जिम्मेदारी ली और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जबकि उनके साथियों को फ्रांसीसी अदालत ने कई तरह की कैद और जुर्माने दिए। श्लागेटर ने उस व्यक्ति की पहचान उजागर करने से इनकार कर दिया जिसने रेलवे पुल को उड़ाने का आदेश दिया था, और फ्रांसीसी अदालत में क्षमादान मांगने से भी इनकार कर दिया। 26 मई 1923 को एक फ्रांसीसी फायरिंग दस्ते ने उन्हें गोली मार दी। उस समय सेवरिंग जर्मनी के गृह मंत्री थे। उनकी ओर से श्लागेटर से अनुरोध किया गया और कहा जाता है कि उन्होंने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। श्लागेटर रूहर पर फ्रांसीसी कब्जे के खिलाफ जर्मन प्रतिरोध में एक प्रमुख शहीद और राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन के महान नायकों में से एक थे। वे बहुत प्रारंभिक अवस्था में ही आंदोलन में शामिल हो गए थे। उनके सदस्यता कार्ड पर संख्या 61 अंकित थी। नोट 2। गैर पारंपरिक माध्यमिक विद्यालय लिस्टेरियम और व्यायामशालाएं पारंपरिक या अर्थशास्त्रीय माध्यमिक विद्यालय हैं। नोट 3। अनुवादक का परिचय देखें। नोट 4। जब नेपोलियन के कहने पर फ्रांसिस द्वितीय ने जर्मन राष्ट्र को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि प्रदान की, तो वियना में शाही प्रतीकों के रूप में मुकुट और राजदंड स्थापित किए गए। 1871 में विलियम प्रथम के अधीन जर्मन साम्राज्य की पुनर्स्थापना के बाद इस प्रतीक को बर्लिन ले जाने के कई अनुरोध किए गए, लेकिन इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। ऑस्ट्रियाई एनसेफलस के बाद हिटलर इसे जर्मनी ले आया और सितंबर 1938 में न्यूरनबर्ग में एक पार्टी सम्मेलन में इसे प्रदर्शित किया।
वियना में अध्ययन के वर्ष और थकान। मेरी मां के निधन के समय ही मेरा भविष्य एक मायने में तय हो चुका था। उनकी बीमारी के आखिरी महीनों में मैं ललित कला अकादमी में प्रवेश परीक्षा देने वियना गया। ढेर सारे रेखाचित्रों के साथ मुझे पूरा विश्वास था कि मैं परीक्षा आसानी से पास कर लूंगा। रेल स्कूल में मैं चित्रकला की कक्षा में सबसे अच्छा छात्र था और तब से मैंने अपने चित्रकला अभ्यास में सामान्य से कहीं अधिक प्रगति की है। इसलिए मैं अपने आप पर गर्व और प्रसन्नता से अपनी सफलता पर खुश था। लेकिन एक संदेह था, मुझे लगता था कि मैं चित्रकला की तुलना में चित्रकला के लिए अधिक उपयुक्त था, खासकर वास्तुशिल्प चित्रकला की विभिन्न शाखाओं में। साथ ही वास्तुकला में मेरी रुचि लगातार बढ़ रही थी। वियना की अपनी पहली यात्रा के बाद, जो 2 सप्ताह तक चली, मैं इस दिशा में और तेजी से आगे बढ़ा। मैं अभी 16 साल का भी नहीं हुआ था। मैं हॉफ म्यूजियम में वहां की कला दीर्घा में चित्रों का अध्ययन करने गया, लेकिन उस इमारत ने मेरा सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया और मैंने सुबह से देर रात तक विभिन्न सार्वजनिक इमारतों का दौरा करने में अपना समय बिताया। और इमारतें ही हमेशा मेरे लिए मुख्य आकर्षण रही हैं। मैं ओपेरा और संसद के सामने घंटों विस्मय में खड़ा रह सकता था। पूरे रिंगस्ट्रास का मुझ पर एक जादुई प्रभाव था, मानो अरेबियन नाइट्स का कोई दृश्य हो। अब मैं दूसरी बार इस खूबसूरत शहर में था, बेसब्री से प्रवेश परीक्षा का परिणाम सुनने का इंतजार कर रहा था, लेकिन गर्व से आश्वस्त था कि मैं पास हो गया हूँ। चूंकि मुझे अपनी सफलता पर पूरा भरोसा था, इसलिए जब मुझे ये खबर मिली कि मैं फेल हो गया हूँ, तो यह आसमान से गिरे बम जैसा था। लेकिन सच कहूँ तो मैं फेल हो गया था। मैं रेक्टर से मिलने गया और उनसे अकादमी के एक भाग, पब्लिक पेंटिंग स्कूल में मुझे छात्र के रूप में स्वीकार करने से इनकार करने के कारण बताने को कहा। मेरे द्वारा लाए गए चित्रों से स्पष्ट रूप से पता चलता था कि वह पेंटिंग मेरी नहीं थी, लेकिन उन्हीं चित्रों से वास्तुशिल्प डिजाइन में मेरी रुचि के स्पष्ट संकेत मिलते थे। इसलिए चित्रकला स्कूल पर सवाल उठाने का सवाल मेरे लिए नहीं, बल्कि अकादमी के एक भाग, आर्किटेक्चर स्कूल के लिए उठा। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव है, क्योंकि मैंने कभी किसी आर्किटेक्चरल स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी और न ही आर्किटेक्चरल डिजाइन का प्रशिक्षण लिया था। जब मैं शिलरप्लात्ज स्थित हैंसेन पैलेस से बाहर निकला तो मैं बहुत उदास था। अपने छोटे से जीवन में पहली बार मुझे अपने बारे में अजीब सा महसूस हुआ। अब मेरे भीतर एक चिंगारी कौंधी, जिसने उस अस्पष्टता को स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया जो मैं लंबे समय से अनुभव कर रहा था, लेकिन मैं इसका स्पष्ट कारण नहीं बता सका कि क्यों और कैसे। मुझे ये भी पता था कि कुछ ही दिनों में मैं एक आर्किटेक्ट बन जाऊंगा, लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। अब मुझे अपने पिछले व्यवहार पर गहरा पछतावा हो रहा था, जिसने रियल स्कूल में कुछ विषयों की उपेक्षा और अस्वीकृति की थी। अकेडमी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में पाठ्यक्रम लेने से पहले तकनीकी भवन स्कूल में प्रवेश लेना आवश्यक था, लेकिन इस स्कूल में प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यता मिडिल स्कूल पास करने का प्रमाण पत्र था। यह मेरे लिए नहीं था। मानवीय मानकों के अनुसार एक कलात्मक पेशे को अपनाने का मेरा सपना संभावनाओं की सीमाओं से परे लग रहा था। मैं अपनी मां की मृत्यु के बाद तीसरी बार वियना आया था। ये यात्रा कई वर्षों तक चली, क्योंकि मैं वहां अपनी पुरानी शांति और दृढ़ निश्चय को पुनः प्राप्त करने से पहले ही गया था। मेरा पुराना आत्मविश्वास लौट आया था और मेरी आंखें लक्ष्य पर दृढ़ता से टिकी थीं। मैं एक वास्तुकार बनूंगा। जीवन में हमारे मार्ग में बाधाएं आती हैं, जिनका सामना नहीं करना होता, बल्कि उन्हें पार करना होता है। मैं इन बाधाओं को पार करने के लिए दृढ़ था और मेरे मन में हमेशा मेरे पिता की छवि रहती थी, जो एक गांव के मोची के गरीब बेटे होते हुए भी अपने प्रयासों से एक सरकारी अधिकारी के पद तक पहुंचे थे। मेरी शुरुआत अच्छी रही थी और लड़ने के अच्छे अवसर थे। उस समय जीवन में मेरी स्थिति मुझे कठिन लगती थी, लेकिन आज मैं इसमें ईश्वरीय ज्ञान का कार्य देखता हूँ। भाग्य की देवी ने मुझे कई बार अपनी बाहों में लिया है और मुझे तोड़ने की धमकी दी है, लेकिन जैसे जैसे बाधाएं बढ़ती गईं, इच्छा शक्ति मजबूत होती गई और अंत में इच्छा शक्ति की जीत हुई। मैं अपने जीवन के उस दौर के लिए आभारी हूँ, क्योंकि इसने मुझे कठोर बनाया और मुझे आज जैसा दृढ़ बनने में मदद की। और मैं और भी ज्यादा आभारी हूँ कि मुझे एक आरामदायक जिंदगी के खालीपन से बचाया गया, अपनी माँ की कोमल गोद से निकालकर एक नई माँ को सौंप दिया गया। मैं इस बात के लिए आभारी हूँ कि मुझे दुख और गरीबी
कि दुनिया में फेंक दिया गया। हालांकि मैंने इसे एक बहुत ही कठिन नियति माना और बाद में जाना कि मुझे किससे लड़ना था। इस दौरान दो खतरों ने मेरी आंखें खोल दी, जिनके नाम मुझे अभी तक नहीं पता थे, और मुझे जर्मन लोगों के अस्तित्व के लिए उनके भयानक महत्व का जरा भी अंदाजा नहीं था। ये दो खतरे थे मार्क्सवाद और यहूदी धर्म। कई लोगों के लिए वियना नाम मासूम खुशी का प्रतीक है, एक ऐसी जगह जहां कुछ लोग दावत करते हैं। काश मेरे लिए यह मेरे जीवन के सबसे दुखद दौर की एक जीवंत स्मृति है। आज तक उस शहर का जिक्र आते ही मेरे मन में सिर्फ काले ख्याल आते हैं। उस फांसीवादी नोट 5 शहर में 5 साल की गरीबी। 5 साल तक पहले एक साधारण मजदूर के रूप में, फिर छोटी छोटी चीज़ों के चित्रकार के रूप में मुझे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। दरअसल ये बहुत ही छोटा सा वजीफा था जो मेरी लगातार महसूस होने वाली भूख को भी शांत करने के लिए काफ़ी नहीं था। वह भूख एक वफादार रक्षक थी जो मुझे कभी नहीं छोड़ती थी, मेरे हर काम में शामिल रहती थी। मेरी हर किताब एक नई भूख का प्रतीक थी, और ओपेरा में मेरी हर यात्रा आने वाले दिनों में उस अमर साथी के आने का प्रतीक थी। मैं हमेशा अपने निर्दयी दोस्त से लड़ता रहता था, लेकिन उस दौरान मैंने पहले से कहीं ज़्यादा सीखा। अपनी वास्तुकला की पढ़ाई और ओपेरा की कभी कभार की जाने वाली यात्राओं के अलावा मुझे खाना मना करना पड़ता था, और ज़िंदगी में किताबों के अलावा मुझे और कोई खुशी नहीं मिलती थी। उस समय मैं बहुत पढ़ता था, और जो पढ़ता था उस पर गहराई से सोचता था। काम के बाद अपना सारा खाली समय मैं पढ़ाई में लगाता था। इस तरह कुछ ही सालों में मैंने ऐसा ज्ञान हासिल कर लिया जो आज भी मेरे काम आता है। लेकिन उससे भी बढ़कर उन सालों में ज़िंदगी और दुनिया के प्रति मेरे मन में एक खास नज़रिया बना। ये उस समय मेरे व्यवहार की नींव बन गए। तब से मैंने उस नींव को बहुत कम बढ़ाया है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। इसके विपरीत सामान्यतः जहाँ कहीं भी रचनात्मक विचार हो, युवावस्था में ही मनुष्य अपने रचनात्मक विचारों के लिए आवश्यक आधार तैयार करता है। मैंने वृद्धावस्था के ज्ञान, जो केवल गहनता और दीर्घकालिक अनुभवों पर आधारित दूरदर्शिता से ही उत्पन्न हो सकता है, और युवावस्था की रचनात्मक प्रतिभा, जो विचारों और कल्पनाओं की अक्षय उर्वरता से खिलती है लेकिन अपनी अत्यधिक प्रचुरता के कारण तुरंत व्यवहार में नहीं लाई जा सकती, के बीच अंतर किया है। ये भविष्य की निर्माण सामग्री और योजनाएं प्रदान करते हैं, और वृद्धावस्था उनसे पत्थर लेकर भवन बनाती है। लेकिन वर्षों का तथाकथित ज्ञान युवावस्था की रचनात्मक प्रतिभा पर हावी हो जाता है। अपने माता पिता के साथ घर पर मैंने जो जीवन जिया, वह बाकी सभी जीवनों से बहुत कम या बिल्कुल अलग था। मैं निडर होकर भविष्य की ओर देखता था, और मुझे किसी सामाजिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। जिन लोगों के साथ मैंने अपनी युवावस्था बिताई, वे निम्न बुर्जुआ वर्ग के थे। इसलिए यह एक ऐसी दुनिया थी जिससे मेरा वास्तविक शारीरिक श्रम करने वालों की दुनिया से बहुत कम संपर्क था। क्योंकि जैसा कि पहली नज़र में लग सकता है, वह वर्ग आर्थिक रूप से किसी भी तरह से बेहतर नहीं था। शारीरिक श्रम करने वालों से उसे अलग करने वाली खाई अक्सर लोगों की सोच से कहीं ज़्यादा गहरी होती थी। इस विभाजन का कारण शारीरिक श्रम करने वालों के स्तर से ऊपर के एक सामाजिक समूह का डर था, अपनी पुरानी स्थिति में सिमट जाने या कम से कम श्रमिकों के साथ वर्गीकृत हो जाने का। इसके अलावा उन निम्न वर्गों की सांस्कृतिक गरीबी और एक दूसरे के साथ उनके द्वारा किए गए कठोर व्यवहार को याद करना कुछ अप्रिय था। सामाजिक सीढ़ी के पहले पायदान पर मौजूद लोग उस सांस्कृतिक स्तर और जीवन स्तर से कोई लेना देना नहीं सह सकते थे जिससे वे गुजरे थे। जारी रहेगा पार्ट 4।